हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिचा मैम। मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी और मैं आईसीएससी की बायो पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको सबसे पहले 9th का चैप्टर द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगी। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगी। लेट्स बिगिन। अब हम पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये शब्द है, आपने कहाँ सुना है मुझे बताइए। एक तो पहली बात आप ये देखते होंगे कि एक एंट है, उसके वो भी उसमें भी सेल है और वो भी सेल से बनी हुई है। और एलिफेंट इतना ह्यूज, वो भी जो है वो सेल से बना हुआ है। तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो। अब जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल। ये एक हमारी सबसे बेसिक जो है यूनिट कहलाती है, क्योंकि जो मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे ईंटें होते हैं ना, ईंटों पे ईंटें रखते हैं, तो उसी तरीके से सेल्स भी उसी तरीके से उससे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग होती है। जैसे बिल्डिंग बनती है वैसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि सेल, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया, तो सेल जो है शब्द जो है, अगर उसको आपने कहाँ सुना होगा, आप खुद अब आप बड़े क्लासेस में हैं, आपको ये पता होगा कि सेल शब्द कहाँ से आया है। तो सेल शब्द जो होता है वो ज़्यादातर प्रिजनर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जब उसको जिस कोठरी में रखते हैं, जिस स्पेस पे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, कि सेल नंबर 1 में कौन सा कहती है, सेल नंबर 2 कौन सा कहती है, तो ये उस वर्ड से ही इसको जो है लिया गया है सेल। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। ब्लॉक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक एक सेल से मिलकर के जो है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो कोई भी हो। एक आम का प्लांट हो, एक आपका मेज का प्लांट हो, चाहे एक आपकी अमीबा हो, चाहे कोई भी हो, या इस एलिफेंट हो, मैंगो ट्री हो, कोई भी चीज हो, तो वो किससे बिना किसी बिल्डिंग ब्लॉक सेल से मिलना वो फॉर्मेशन उसका नहीं हो सकता। सेल उसके लिए बहुत ही जरूरी होती है। अब हम चलते हैं कि सेल को क्या बोलते हैं। सेल को अगर हम डेफिनेशन के रूप में याद करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको कैसे याद करना है, इसको अगर एक बार अपने आप माइंड में रख लेंगे तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स है। मतलब कि सेल से स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है और सेल जो होती है फंक्शनल भी होती है, यानी कि हर सेल का अपना कोई काम भी होता है। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। अब आप आइए कि एवरी ऑर्गन इन आवर जो है बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 1000 ऑफ 100 ऑफ सेल्स। अब आप ये कहेंगे कि ऑर्गन आप कहाँ से ले आए, तो वो आपको हम बताते हैं कि जो हर सेल होती है, हर सेल जो होती है उससे क्या फॉर्म होता है, टिश्यू। जो एक सी कैरेक्टर वाली होती हैं, जो इसका एक सा फंक्शन होते हैं, तो हम उसको टिश्यू कह देते हैं। जो एक साथ, एक सिंगल सेल की बात नहीं कर रहे हैं, जब कई सेल मिलती है तब हम उससे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब यही टिश्यूज मिल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम यहाँ एवरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज जो है से मिल करके उसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि 100 and 1000 ऑफ सेल से मिल करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। हाँ बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमें क्या देखना है। अब ये हम लोग सेल तो पता चल गया कि कैसे कैसे उसको नाम दिया गया, क्यों दिया गया, क्या पर्पस था उस चीज को नाम देने का। लेकिन अब हमें देखना डिस्कवरी कैसे हुई सेल की और किसने इसकी खोज की थी सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो आपकी किसी भी चीज को आप जो नेकेड आई से जितना देख सकते हो उससे कम से कम काफी गुना बढ़ा करके, अच्छे ज्यादा मतलब बढ़ाकर बड़े साइज का दिखाता है। तो इसकी सबसे पहली जो खोज की थी वो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट, जो डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले डेवलप्ड किया था
माइक्रोस्कोप। और एक आध नहीं किया था, उनकी ये बहुत पैशनेट थे इस हॉबी के लिए, तो उन्होंने 400 माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। और उन्होंने जो है इसमें जो उस मैग्नीफाइंग उसकी पावर थी जो उन्होंने यूज किया था माइक्रोस्कोप में, वो 200 टाइम्स ज़्यादा दिखती थी आपकी आईज से। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय उनका जो है इसी जो है इन्होंने कितनी रिसर्च की होगी एक माइक्रोस्कोप को डेवलप करने के लिए। और उसका यूज जो है ये एक जो है आगे चल के अनदर साइंटिस्टों ने किया जो सेल की डिस्कवरी में जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन इनका जो माइक्रोस्कोप था सर का, वो कैसा था, एंटीवन ल्यूवेनहुक का जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप था। कौन सा था, बहुत ज्यादा उसमें टीम टाम नहीं था। जो आजकल आप लैब में देखते हैं, अपने स्कूलों में लैब में देखते हैं, वो कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, बहुत सारे वेराइटीज के माइक्रोस्कोप है। लेकिन पहले क्या था, वो सिंपल सा किस चीज का यूज कर लिया था उन्होंने, बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इसको फॉर्म कर लिया था। और उससे ही हम लोग बहुत सारी चीजें देख सकते थे। आपने देखा होगा, अपने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, एग्जैक्टली वैसा। मैग्नीफाइंग क्या करता है, जब आप कोई चीज देखते हैं तो वो आपको थोड़ा सा उससे बड़ा दिखा देता है, बस वैसे ही। तो वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन इसने किया था एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। उनका एक पैशन था, ये हॉबी थी। अब इसी हॉबी को उनको किसने यूज किया, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने। पर जो है उन्होंने, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक जो है इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जो है ब्रिटिश थे, है ना, ब्रिटिशर्स। उन्होंने डेवलप की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। और उससे उसमें उन्होंने क्या यूज किया, 2 लेंसेज। और इन्होंने ही जो है सबसे पहले सेल को देखा था। वो किस चीज में देखा था, स्लाइस ऑफ कॉर्क में। कॉर्क की स्लाइस, एक ओक ट्री होता है, उसकी मोटी मोटी जो है स्लाइसेस होती है, वो डेड सेल्स होती है, उसी में उन्होंने कॉर्क को देखा था। फिर इसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करके जब उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें बहुत सारे दिखे। तभी उन्होंने इस कॉइन किया था टर्म सेल। इसीलिए सेल उसीलिए क्योंकि एग्जैक्टली वो प्रिजनर जैसे सेल जैसे उनको दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे एग्जैक्टली आपको समझ लीजिए, जब उन्होंने इसको फॉर्मेशन किया तो कैसे दिख रहे थे, ये देखिए ऐसे इस तरीके से उनको दिखाई दिया। तो ये क्या है आपको देखिए, जब उन्होंने इसको एग्जामिन किया तो इसी को इसी ने उन्होंने इसका एक एक जो इसको सेल का नाम दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी है क्या, उसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 3 साइंटिस्टों का बहुत बड़ा रोल है। सेल थ्योरी जो है, वैसे तो श्लाइडेन एंड शॉन के नाम से ही सेल थ्योरी सबसे पहले जानी जाती। सबसे पहली जो खोज उन्होंने की थी, मैथियस श्लाइडेन नामक जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1938 में जो है रिसर्च की थी और बताया था कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें, प्लांट जो है वो सेल्स से बना हुआ है और उसके में बहुत सारे, मतलब एक नहीं बहुत सारे सेल से बना हुआ है, और उसमें बहुत सारी जो लाइफ के लिए ज़रूरी प्रोसेस है वो उन सेल्स में होती हैं। जो मैथियस श्लाइडेन नामक साइंटिस्ट ने आपको ये बात बताई थी। अब उन्हीं के साल भर बाद 1939 में जो थियोडोर शॉन नाम के जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट में ही होता है, नहीं नहीं नहीं, एनिमल में भी सेम चीज होती है। तो उन्होंने इस चीज को जो उन्होंने प्लांट के लिए इन्वेंट किया था, उससे एक स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने ये क्या बताया कि प्लांट और एनिमल में दोनों में सेल्स होती हैं और जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो सारी वाइटल एक्टिविटीज जो होती है वो इन्हीं के अंदर होती है, सेल्स के अंदर। अब नेक्स्ट जो है 1939 के बाद बहुत सारे समय बाद जो है 1958 में पोलिश साइंटिस्ट जो है रुडोल्फ वर्चोव जो है, उन्होंने अपनी एक और बात उसमें ऐड की। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो है, चलिए ठीक है, प्लांट और जो है एनिमल्स में सेल्स होती हैं, लेकिन उसमें उन्होंने क्या ऐड किया कि ये सब जो है किससे बनी हुई है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म है, जो पहले आपसे चलती आ रही हैं वही सेल से ये फॉर्म हो रही हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप बन गई हैं। उन्होंने बोला कि वो उसी को कैरी ऑन करती जा रही हैं। तो इन तीनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद इन्हीं के आधार पर सेल थ्योरी के ये 3 मेजर पॉइंट दिए गए हैं जो आपको लिखने होंगे अगर आपके कोर्स में अगर क्वेश्चंस में आते हैं कि व्हाट इज द मेन
पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी, तो मेन यही है, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। किसी भी चीज की सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है, ठीक है। इस सेल की हम बात करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, मेजर पॉइंट, द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें सारे फंक्शन होते हैं। अगर आपने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की भी हम बात करें तो आपने देखा होगा, अमीबा पढ़ा होगा, पैरामीशियम पढ़ा होगा, तो वो सब क्या होता है, वो सारी वाइटल एक्टिविटीज उसमें कर लेते हैं। और जो थोड़े से बड़े बड़े स्ट्रक्चरल वाले ऑर्गेनल्स होते जाते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज इस वर्क को कैरी ऑन करते, लेकिन होता सब सेल में ही है, ऐसा नहीं कि कहीं और होता है। A third cell arise from pre-existing cells। अब ये चीज इसमें इंक्लूड हो गई है कि ये मतलब ऐसा है, अब जो पहले से बनी आ रही हैं सेल्स उसी को आगे ये कैरी ऑन कर रही हैं। तो ये सेल थ्योरी की जो तीन बातें हैं मेन, एक तो आपको तीनों साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किसने क्या किया। ज्यादातर इस थ्योरी को जो सेल थ्योरी होती है वो श्लाइडेन एंड श्वान के नाम से ही जानी जाती है। अगर आप किसी से बात करें या बड़े क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसको श्लाइडेन एंड श्वान थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि प्लांट के बारे में बताया, चूंकि बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट की ही रिसर्च की थी, तो उन्होंने कहा नहीं प्लांट बने हैं सेल से। जो श्वान थे, थियोडर श्वान थे, उन्होंने क्या हुआ बताया, जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही सेल्स, प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल से बने। और रोडोल्फ वर्चॉ ने काफी समय बाद इस बात में एक चीज और ऐड कर दी कि अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि वो पहले से जो सेल्स बनी है उसी को वो कैरी ऑन कर रहे हैं। देखिए अभी तो हमने आपको पढ़ा दिया सेल थ्योरी में स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, यानी किसी चीज का फॉर्मेशन, जैसे मैंगो ट्री हो गया, फ्रॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, और आपका कोई भी नीम ट्री कुछ भी हो गया, उसकी स्ट्रक्चर जो है यूनिट होती है। ये तो पता है कि बिना सेल के वो फॉर्म नहीं हो सकते। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ट्रीज हो गए या छोटे भी हो, तो कोई भी आपके घर में प्लांट हो या छोटा एनिमल हो, बड़ा हो कोई भी, तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, सेल से होता है। अब फंक्शनल यूनिट, अब फंक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो सब भी उसके सेल्स में ही हो रहा है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में ब्लड का सर्कुलेशन होना, ऑक्सीजन का होना, सर्कुलेट होना, ये सब जितनी भी चीजें हैं, या एक एक सेल्स तक पहुंचना, ये सब किससे हो रहा है, उनकी फंक्शनल यूनिट के कारण हो रहा है, ठीक है। फूड का पहुंचना, हर चीज जितनी भी चीजें हैं वो सब फंक्शनल यूनिट के कारण उसका हो रहा है। या मूवमेंट ऑफ एनिमल हो गया, या ह्यूमन बीइंग हो गया, या कोई भी हो गया, रैबिट का उछलना, कितनी भी चीजें, तो वो बिना फंक्शनल यूनिट के कारण उनका नहीं हो सकता। अब ये तो दोनों चीज आपको पता हो गई। अब इसमें एक चीज और कि आप ये समझ लीजिए, अगर कोई सेल मरती है तो वो रिप्लेस्ड भी होती है। ऐसे अगर मर मर के खत्म होती जाए मान लीजिए किसी भी कारण से, तो वो क्या होगा कि आपकी वो रिप्लेस नहीं होगी। आपने अपने घर पे ही देखा होगा कि कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको चोट लग जाती है। अब चोट लग जाती है तो आपकी वो पूरी जो है सेल न्यू होती है कि नहीं, न्यू हो जाती है, तो वो रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि बॉडी के लिए जितनी सेल चाहिए वो उतनी उसको रिकवर कर लेती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे किसी की। अब आपकी फॉर एग्जांपल आपका आरबीसी जो होती हैं वो क्या होती हैं, 120 डेज में, हर 120 डेज में वो रिप्लेस होती, डाई होती है और रिप्लेस हो जाती है, न्यू फॉर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से सेल्स जो होती हैं वो मरती भी हैं और रिप्लेस भी होती हैं। अब ज्यादातर सबकी जो लाइफ होती है वो सिंगल सेल से, ये चौथी चीज और ध्यान में रखने की चीज है कि सेल्स से ही सारी लाइफ शुरुआत होती है, मतलब सिंगल सेल से मान लीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी लीजिए और चाहे प्लांट की लीजिए, दोनों में हम बात कर रहे हैं, सीड से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, देन प्लांट बनता है। और अपने जो ह्यूमंस हैं उसमें क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या एनिमल, इस तरह से मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, फिर उससे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम आप बात करें तो जो आप कहेंगे फिर एग लेइंग भी सेम, एग लेइंग जो होते हैं वो भी जाइगोट ही बनता है, और फिर उससे वो ले करके उसको जो है उससे उनके जो है एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हैन हो गया, उसका चिक देखते हैं आप, छोटे छोटे जो हैं वो किससे कन्वर्ट होते हैं, उसी से डकलिंग जो जितनी बनती है वो सब इन्हीं
जो है सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो अब ये सेल कितनी सारी हो सकती, कैसी हो सकती, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़े होते जाते हैं उनमें सेल की जो संख्या है वो भी बड़ी होती जाती है। द बिगर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर इन द नंबर ऑफ द सेल इन इट्स बॉडी, वैसे ही उतना उनमें सेल्स बड़ी की संख्याएं बढ़ जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब में है, सिंगल सेल्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, इस तरह के जो होते हैं आपको एनिमल्स, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। और जो फ्यू सेल्ड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, थाउजेंड्स में होती, कुछ थाउजेंड्स में, वो होते हैं स्पाइरोगारा, वॉलवॉक्स जैसे आपके जो है एल्गी वगैरह, ठीक है। और थर्ड है मल्टी सेलुलर, जो ह्यूमन बींग्स हो गए, नीम ट्री हो गया, बैनियन ट्री हो गया, आपका मैंगो ट्री हो गया, एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, ये जितने भी ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलुलर। इनमें जो सेल्स की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कितने होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता है, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर जितना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा सेल, जितना छोटा स्ट्रक्चर उतनी उसमें कम सेल होती हैं। और जो बहुत छोटा, जो आपको नेकेड आई से दिखता ही नहीं, वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको जैसे जैसे ग्राफ कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का बढ़ता जाएगा, वैसे वो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, वैसे वैसे उसमें सेल्स की संख्या बढ़ती जाएंगी। हाँ, सेल जो है वो अब हम देखेंगे हाउ स्मॉल कितनी बड़ी, ये भी पता चलेगा आपको, क्योंकि सेल्स में ऐसा नहीं कि सब सेम साइज की होती, वैरी करती हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो आप इस नाम से समझ में आ रहा है, बहुत छोटी होती है। तो वो क्या है, बैक्टीरियल सेल होती है, जो 0.3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। और आरबीसीज जो होती हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 माइक्रोमीटर की होती है, वो भी स्मॉलेस्ट सेल की। आरबीसीज भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस तो आपको पता है, लॉन्गेस्ट मतलब सब बहुत लंबा, और लार्जेस्ट मतलब बड़ा, ठीक है। लंबा और बड़े में फर्क होता है। तो लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारी नर्व सेल कहलाती है। क्यों क्यों कहलाती है, क्योंकि ये फिंगर टिप्स से लेकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बैकबोन तक जुड़ी होती है, इसलिए हम जो है इसको लॉन्गेस्ट सेल कहते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी के एक एक कोने पे ये इस नर्व सेल होती है। अब आप कहेंगे कैसे, ये पता चल जाता है आपको बॉडी में, अगर जरा सा भी कोई चीज टच होती है, मान लीजिए कि कोई आप अगरबत्ती आपको जलती हुई छू जाए, तो आपको एहसास होता है ना कि वो गरम गरम सा लग रहा है बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, आपकी नर्व सेल है, वो बताती है, इंडिकेट करती है। तो वो कहाँ से होती है, ऐसा नहीं, फिंगर टिप से लेकर के पूरी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड से बैकबोन तक जुड़ी होती है, ठीक है। इसी तरह से लार्जेस्ट सेल, अब वो बड़ी सेल की हम बात करें, ये स्मॉलेस्ट सेल थी, अब ये लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो है, जो लार्जेस्ट सेल है वो बर्ड्स के पास है, उसमें भी वो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो हम उसको सबसे बड़ी सेल मानते हैं, सिंगल सेल है, वो बहुत बड़ा एग होता है, उसमें बहुत सिंगल सेल उसकी बहुत बड़ी होती है। उसका जो यॉक पार्ट होता है वो एक लार्जेस्ट सेल की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि स्मॉलेस्ट भी होती हैं, लार्जेस्ट भी होती हैं, लॉन्गेस्ट, ये तीनों तरह कैटेगरी की हमारे पास सेल्स होती हैं। चलिए बेटा, आज की ये क्लास अब हम फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ाएंगे, तब हम मिलेंगे। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, और आपको और क्या पढ़ना है मुझसे। वैसे तो मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, समझना, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करती रहूँगी समय मिलने पर। ओके, बाय, थैंक यू बच्चों।